साथियों नमस्कार। आज हम यूक्रेन संकट और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। जो अभी हाल का अपडेट है कि पुतिन ने आक्रमण के आदेश दे दिए हैं और पुतिन ने जो है हमले का आदेश दे दिया है। सबसे पहले गुरुवार यानी 24 फरवरी 2022 को बहुत सुबह ही टीवी पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए और उन्होंने एक बयान प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की है। और यहाँ रूसी भाषा बोलने वाले कई यूक्रेनी रहते हैं। इस इलाके में कुछ हिस्सों पर 2014 से ही रूसी समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। तो पुतिन ने इस बयान में कहा कि रूस की यूक्रेन पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की जा रही है। यानी इसके पहले उन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए वे जो है ये काम कर रहे हैं। और पुतिन ने अपने संबोधन में पूर्वी यूक्रेन में तैनात यूक्रेनी सैनिकों से आग्रह किया कि वे जो है हथियार डाल दें और अपने घरों को लौट जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस के हमले के दौरान किसी भी बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को तत्काल जवाब दिया जाएगा और आक्रमण को नष्ट कर दिया जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए जो है व्लादिमीर पुतिन ने ये बात साफ कर दी कि अगर बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप होगा तो तत्काल जवाब दिया जाएगा और आक्रमण को नष्ट कर दिया जाएगा। और ये प्रेस नोट जब आया, इन्होंने संबोधन किया पुतिन ने, तब से जो है समूचे देश में धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हमले की जानकारी देते हुए राष्ट्र के नाम एक वीडियो संदेश में कहा कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ पूरी तरह से चढ़ाई कर दी है। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर मिसाइलें दागी है और बॉर्डर गार्ड पर भी हमले किए हैं। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के शहरों पर हमले से यह इनकार किया। वो सैन्य बुनियादी ढांचों, एयर डिफेंस और एयरफोर्स पर अपने उच्च स्तरीय सटीक हथियारों से हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बताया कि पूरे यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि कोई दहशत नहीं है, हम मजबूत हैं, हर बात के लिए तैयार हैं, हम हर किसी को हराएंगे क्योंकि हम यूक्रेनी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रूस की कार्रवाई यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सीमाएं अभी भी पहले जैसी ही हैं और बनी रहेंगी, क्योंकि रूस के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इससे पहले लड़ाई रोकने की कोशिश करते हुए चेतावनी दी थी कि रूस यूरोप में एक बड़ी लड़ाई शुरू कर सकता है। उन्होंने साथ ही रूस के नागरिकों से आग्रह किया था कि वे रूस के इस कदम का विरोध करें। अब प्रश्न यह भी उठता है कि युद्ध शुरू हो गया है तो हमले कहाँ कहाँ हुए। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने वीडियो बयान में यह विस्तार से बताया कि रूस ने यूक्रेनी सेना के बुनियादी ढांचे और उनकी सीमा पर तैनात यूनिटों समेत हमला कहाँ कहाँ किया है। अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसके अलावा निप्रो और खार्किव में सेना मुख्यालय जहाँ पर स्थित हैं वहाँ पर हमले हुए हैं, हवाई पट्टियों पर हमले हुए हैं और सैन्य वेयर हाउसों पर भी हमले हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस ने उनकी सीमा पर लगभग 2 लाख सैनिकों और हजारों बख्तरबंद गाड़ियों का तैनाती कर दी है और टैंक और सेना जो है यूक्रेन में इस समय घुसी है। तो यूक्रेन ने बताया कि उसके पूर्वी, दक्षिण और उत्तर सीमाओं से टैंक और सेना घुस रही है।
यानी जो यूक्रेन की यथास्थिति है, पूर्व से, दक्षिण से और उत्तर की सीमाओं से टैंक और सेना, रूस की टैंक और सेनाएं लगातार घुस रही हैं, घुसने का प्रयास कर रही हैं। तो यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड सर्विस DPSU ने बताया कि रूस का सैन्य दस्ता बेलारूस आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के बिल्कुल ऊपर बेलारूस है साइड में, और फिर इधर जो है बहुत बड़ी सीमा यूक्रेन की रूस से लगती है। तो बेलारूस से यूक्रेन के उत्तरी चेर्नीहाइव इलाके में और रूस में सूमी क्षेत्र घुस गया है। बेलारूस लंबे समय से रूस का सहयोगी रहा है और विश्लेषकों ने इसे रूस का एक क्लाइंट देश बताया है, यानी एक सहयोगी के देश के रूप में बेलारूस को बताया जा रहा है। लुहांस और खार्किव के साथ ही क्राइमिया के खेरसन क्षेत्र में भी रूसी सैन्य दस्ते पहुंच गए हैं। DPSU ने बताया कि रूस ने सबसे पहले अपने टैंक से हमले किए, जिसमें बॉर्डर गार्ड जख्मी हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और मौत की खबरें भी वहाँ से आई हैं। यूक्रेनी पुलिस का कहना है कि रूसी सेना के हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ओडेसा शहर के बाहरी इलाके पोडिलस्क में एक सैन्य यूनिट पर हमले में 6 लोगों की मौत हुई और 7 घायल हुए, और वहीं 19 लोग लापता भी हैं। ऐसी खबरें जो है लगातार यूक्रेन से आ रही हैं। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है वह यह है कि यूक्रेन में वर्तमान स्थिति कैसी है। यूक्रेन में स्थिति कैसी है, यह एक बड़ा प्रश्न है। तो यूक्रेनी सेना ने एक बयान में लोगों से शांत रहने और यूक्रेन के डिफेंस में भरोसा रखने को कहा है, और यूक्रेन की सेना का यह भी कहना है कि उसने रूस के 5 विमानों और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। हालांकि रूसी के रक्षा मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि उनका कोई एयरक्राफ्ट मार गिरा है। यानी उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि यूक्रेन की तरफ से हमारे जो विमान गए थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ऐसा रूसी मंत्रालय ने अपने प्रेस नोट में कहा। यूक्रेन ने देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है, यानी हर जगह पर मार्शल लॉ लागू हो गया है। इसका मतलब यह है कि कुछ समय के लिए नियंत्रण सेना के हाथों में है, और साथ ही उसने रूस के साथ सभी कूटनीतिक संबंध भी तोड़ दिए हैं। आप जानते हैं कि जब भी मार्शल लॉ लागू हो जाता है और देश में एक आपातकालीन स्थिति रहती है, तो व्यक्ति के सारे मौलिक अधिकार भी उस कुछ समय के लिए सीमित कर दिए जाते हैं। तो मार्शल लॉ लागू हो गया है यूक्रेन में, और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस की जनता से इस हमले का विरोध करने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यूक्रेन में हथियार बांटा जाएगा, जो भी उसे चाहता है ले सकता है। इस बीच विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने पूरी दुनिया भर के देशों से रूस पर अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट बैंक ट्रांसफर सिस्टम पर प्रतिबंध समेत कड़े प्रतिबंधों को लगाने की मांग की है। यानी यूक्रेन ये चाहता है कि जो अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम है, हर प्रतिबंध जो है रूस पर लग जाए और रूस की इकोनॉमी पर भारी चोट हो। तो ऐसा जो है यूक्रेन का मत है, विचार है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में तनाव, अनिश्चितता और डर का माहौल है। लोगों के चेहरों पर डर और घबराहट नजर आ रही है। दोनेत्स्क क्षेत्र में कोस्तियन त्यान्विका कस्बे में एक पेट्रोल पंप से लेकर ATM मशीनों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग यह सोच रहे हैं कि पता नहीं युद्ध की स्थिति हो सकती है, युद्ध कितने दिन तक चलेगा, हम जो है ज़्यादातर पैसों को रिजर्व करके रख लें और समय बहुत लंबे समय के लिए तैयार हो जाए। इसलिए लोगों की लंबी कतारें जो है बैंक में दिख रही है, ATM मशीनों पर दिख रही है। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन सभी जो है चीज़ों को लेकर के
रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है, विश्व भर के देश क्या कह रहे हैं, कौन कौन से देश किन किन देशों का समर्थन कर रहे हैं, रूस का साथ किन देशों ने दिया है, यूक्रेन का साथ किन देशों ने दिया है, इन सभी विषयों पर भी चर्चा करनी जरूरी है। क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो ज़्यादातर देश गुटबंदी में जुट जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव कैसे बढ़े, डिप्लोमेटिक स्तर पर हम मजबूत कैसे बने, इस पर भी चर्चा चलने लगती है। और ज़्यादातर देश इस गुटबंदी के सहारे ही अपनी अपनी राजनीति को साधने की कोशिश करते हैं। और अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि चाइना ने अपने यहाँ के जो भी मुद्दे थे ताइवान का, उसको भी उसने शक्ति दिखा करके ताइवान के लोगों को डराने की कोशिश की है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में हम देखें तो यूक्रेन के पश्चिम के सहयोगी देशों ने पहले ही लगातार चेतावनी दी थी कि रूस हमले के लिए तैयार है। हमले की खबर आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति, इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि वह अपने सहयोगियों के साथ निर्णायक जवाब देंगे। उन्होंने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर बेवजह हमला किया है। बाइडेन कहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्व नियोजित युद्ध को चुना है और इससे लोगों की जान और मानवता का भारी नुकसान होगा। दुनिया रूस की जवाबदेही तय करेगी। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो यूक्रेन की भयानक घटनाओं से व्यथित हैं और राष्ट्रपति पुतिन ने बिना उकसावे के हमला बोलकर खून खराबे और तबाही का रास्ता चुना है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, चर्चा की और बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने सहयोगी निर्णायक जवाब देने का वायदा किया। 23 फरवरी यूक्रेन के 2 प्रांतों को मान्यता मिली है, ऐसी खबर आई है। 23 फरवरी यूक्रेन के 2 प्रांतों को मान्यता मिली है। यह एक बड़ा मुद्दा है और इसके अंतर्गत रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान पूर्वी यूरोप के 2 अलगाववादी प्रांतों, कौन कौन से, दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने के एक दिन बाद ये बात किया है। इन प्रांतों ने स्वयं को गणराज्य घोषित कर दिया। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 21 फरवरी की रात को टेलीविज़न पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि रूसी सेनाएं पूर्वी यूरोप में दाखिल होंगी और वे अलगाववादी क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की दिशा में काम करेंगी। राष्ट्रपति के शासनादेश के मुताबिक रूसी सेनाएं लुहांस्क और दोनेत्स्क में शांति कायम करने का काम करेंगी। तो ये जो 2 इलाके हैं, इन पर रूस समर्थित अलगाववादियों का नियंत्रण है और रूस के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि यूक्रेन का एक असल राष्ट्र होने का कोई इतिहास नहीं है और आधुनिक यूक्रेन का जो स्वरूप है वो रूस का बनाया हुआ है। यानी यूक्रेन, व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि जो यूक्रेन बना है वो उसको जो आज के रूप है यूक्रेन का, उसे रूस ने बनाया है। ये बात व्लादिमीर पुतिन कहते हैं। एक बड़ी अपडेट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हो रही है और इस बैठक में बहुत बड़े बड़े देश के बहुत बड़े बड़े प्रतिनिधि बैठ करके विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए और आगे की स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की परिषद ने एक आपातकालीन बैठक की है। यह बैठक कई देशों के अनुरोध के बाद की गई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 इलाकों को रूस के मान्यता देने की कड़ी निंदा की है और चेतावनी दी है कि इसके नतीजे पूरे यूक्रेन, यूरोप और दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिकी राजदूत आगे कहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी
और अमेरिका को नहीं लगता कि रूस यहीं रुकेगा। मिन्स्क एक समझौता हुआ था और अमेरिका ये कह रहा है कि रूस ने इस समझौते का पालन नहीं किया और रूस आगे यहीं नहीं रुकेगा और आगे भी अपना प्रयास करेगा। तो ऐसी बातें अमेरिका कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन ने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतते हुए आगे का सोचना चाहिए। चीन की ओर से कहा गया है कि ऐसी किसी कार्रवाई से परहेज करना चाहिए जिससे यह संकट और उग्र रूप ले। चीन की ओर से सुरक्षा परिषद में मौजूद चीन के राजदूत हैं छांग जून, इन्होंने कहा है कि चीन राजनयिक समाधान के लिए किए जा रहे हर प्रयास का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत यूक्रेन से संबंधित घटनाओं पर नज़र रखे हुए है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर चल रहे घटनाक्रम और रूस की ओर से की गई घोषणा पर भारत की नज़र है। यानी भारत ने अभी यहाँ पर अपना स्टैंड टी.एस. त्रिमूर्ति ने कुछ साफ तरीके से नहीं कहा। अब इस समय रूस पर पाबंदियाँ भी लग रही है, तो हम रूस पर पाबंदियाँ किस किस प्रकार से लग रही हैं, कौन कौन से देश सबसे आगे आकर के रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी हम जो है देख रहे हैं। तो पूर्वी यूक्रेन में सेना भेजने के रूस के ऐलान के बाद यूक्रेन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की थी। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से 2 वित्तीय संस्थाओं VIB मतलब 2 वित्तीय संस्थान हैं जो बहुत प्रमुख हैं, एक VEB और रूसी मिलिट्री बैंक के खिलाफ लगाया गया प्रतिबंध सबसे ताज़ा है। और साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से हटाया जा रहा है। साथ ही रूस के उच्च वर्ग और उनके परिवारों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी रूस के निजी परिवार पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ऐसा जो है अमेरिका ने कहा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस के 5 बैंकों और 3 अरबपतियों के खिलाफ पाबंदियों की घोषणा की है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रूस के जिन 3 अरबपतियों पर पाबंदी लगाई गई है, ब्रिटेन में उनकी संपत्ति फ्रीज की जा रही है और उन्हें ब्रिटेन आने से रोका जाएगा। जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, वे हैं रूसिया, IS बैंक, जनरल बैंक, प्रामस्वाइज बैंक। तो बहुत सारे बैंक हैं जिन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। और लगातार और जर्मनी ने रूस के साथ नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को शुरू करने की प्रक्रिया रोक दी है। इस पाइपलाइन के जरिए जर्मनी में रूस से गैस पहुंचने वाली थी। यानी लगातार बहुत सारे देश रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे देशों को अपने नागरिकों को लेकर चिंताएं भी हैं। दूसरे देश ऐसा सोच रहे हैं कि वहाँ के जो जैसे भारत के भी बहुत सारे भारतीय लोग यूक्रेन में हैं, तो उनको जल्द से जल्द भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके की बातें और भी बहुत सारे देशों के जो लोग हैं, हर देश ये कोशिश कर रहा है कि हम अपने अपने नागरिकों को समय रहते जो है उन्हें बाहर निकाल लें, और इसलिए जो है फ्लाइट की व्यवस्था और ज़्यादातर जो है हवाई पट्टियों पर व्यस्तता चल रही है। अब हम जो सबसे बड़ा मुद्दा देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ रहा है, शेयर मार्केट और ग्लोबल मार्केट पर इस जंग का, इस युद्ध का क्या असर है। तो यूक्रेन और रूस के बढ़ते तनाव के बीच एशियाई शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। इससे एक बार फिर से मंदी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को झटका लग सकता है। मंगलवार को जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 2% की गिरावट आई। वहीं दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी बाजार खुलते ही 1.4% की गिरावट देखी गई। यानी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7 साल सबसे ऊंचे स्तर प्रति बैरल
$97.44 पर पहुंच गई है। और इसके बाद ऐसी आशंका जताई जा रही कि दुनिया भर में तेल का सप्लाई चेन प्रभावित हो सकता है। रूस सऊदी अरब के बाद तेल निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है और रूस प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और रूस को ये बड़ा झटका लग सकता है। नेटो की भी तैयारी हो रही है। तो नेटो की तैनाती किस प्रकार है यह भी जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यूक्रेन पर पैदा हुई नई स्थिति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में अमेरिकी सेना को तैनाती नेटो देशों में करने की बात कही है और उनके संबोधन के बाद पेंटागन ने यह पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना बाल्टिक क्षेत्र में जाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि करीब 800 पैदल सैनिकों को इटली से बाल्टिक क्षेत्र में तैनात किया जाएगा और इसके साथ ही वह नेटो के पूर्वी हिस्से में 8 F-35 लड़ाकू जेट की तैनाती करेगा। हंगरी ने भी घोषणा की है कि वो यूक्रेन से लगी अपनी सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती करेगा। नेटो जो प्रमुख हैं उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। उन्होंने रूस को सलाह दी थी कि वो यूक्रेन पर हमले के इरादे छोड़ दे, लेकिन ये सब बातें और रूस यूक्रेन के बीच भी बयानबाजी जो है चल रही है। तो इसमें जो है क्या बातें हैं यह भी हम देख लें। रूस यूक्रेन के बीच बयानबाजी। तो यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने 22 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर सोवियत संघ को पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को संबोधित पत्र में ओलेक्सी रेजनिकोव ने लिखा है कि पूर्वी यूक्रेन में 2 अलग हुए सूबों को स्वीकार करने का फैसला बताता है और रूस ने 1991 में ढहे सोवियत संघ को पुनर्जीवित करने की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है। उन्होंने बहुत सारी बातें की है और उन्होंने लिखा है कि रूस ने सोवियत संघ को पुनर्जीवित करने की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है। नए वार्सा पैक्ट और नई बर्लिन वॉल के साथ सिर्फ यूक्रेन और यूक्रेन की सीमा इस देश में आखिरी रोड़ा है। अपने देश, अपने घर और रिश्तेदारों की रक्षा करने की दिशा में हमारे सामने बहुत आसान विकल्प है। हमारे लिए कुछ नहीं बदला है, हमारे सामने कुछ कड़ी चुनौतियां हैं। तो ये बात लिखते हैं वे। तो लगातार बयानबाजी हो रही है, एक देश दूसरे देश पर तंज कस रहे हैं, बातें कह रहे हैं और यह कितना आगे जाएगा ये कहना काफ़ी कठिन है, लेकिन फिर भी स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और हमें लगातार युद्ध रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से मानव जाति को बहुत हानि होती है और बैठ मिल करके बातें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।